हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीवी कैंपस, जहां पे आप अभी पढ़ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है वैद्युत क्षेत्र की वजह से, क्योंकि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम वैद्युत क्षेत्र की, जो कि हम निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वजह से, वैद्युत द्विध्रुव की वजह से। ठीक है, हम दो केसेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपको मैं बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा तीसरा पार्ट, जिसमें कि हमें करना यह है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब वही कि मेरे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, जो कि एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस 2l पर प्रेजेंट होंगे, जो कि मिलकर एक द्विध्रुव को फॉर्म कर देते हैं। अब उसकी वजह से मुझे क्या करना है, उसकी वजह से मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। लेकिन अब यहाँ पे जो पॉइंट होगा, पहले हमने पढ़ा था या तो वो अक्षीय स्थिति में हो सकता है पहले केस में, दूसरे केस में पढ़ा था कि वो हमारे पास हो सकता है निरक्षीय स्थिति की केस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना तो वो अक्षीय होगा ना ही वो निरक्षीय होगा, वो किसी भी बिंदु पर हो सकता है। ठीक है, आप ध्यान रखोगे, ना तो वो अक्षीय बिंदु करेगा ना ही वो निरक्षीय बिंदु पर बात करेगा, वो किसी भी बिंदु पर हो सकता है। ठीक है, तो अब उसको डील करते हैं कैसे। देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब हो गया एक नेगेटिव चार्ज यानी कि -q, और एक हो गया मेरे पास पॉजिटिव चार्ज यानी कि +q। ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं 2l डिस्टेंस पर। ठीक है, तो 2l डिस्टेंस पर दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, और इसका कोई सेंटर है O। यहाँ से जैसे हमने पहले किया था, सेंटर से r डिस्टेंस पर हमने पहले अक्षीय स्थिति में एक बिंदु लिया था, यानी कि उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और फिर हमने लिया था एक वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि उसकी निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, अभी यहाँ पर मुझे ना तो अक्षीय लेना है ना ही निरक्षीय लेना है, वो किसी भी एक बिंदु हो सकता है। लाइक मान लो यहाँ पर है, अब ना तो ये अक्षीय होगा ना ही ये निरक्षीय होगा, ना तो ये वर्टिकल होगा ना ही ये हॉरिजॉन्टल होगा। अब ये किसी भी एक पॉइंट पर हो सकता है। जब हम बात करते हैं किसी भी एक पॉइंट पर हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि हमने पहले लिया था r डिस्टेंस पर, तो अभी भी आप क्या लोगे, r डिस्टेंस ही लोगे। ठीक है, ये मैंने मान लिया r डिस्टेंस पर है, जो O से बिंदु R है, जिस पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे उस पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कैलकुलेट करनी है। अब करेंगे क्या, मैंने मान लिया कि ये बिंदु R सेंटर O के साथ एक एंगल थीटा बना रहा होगा। ठीक है, और एक और चीज़ वो ये कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो ये कि -q + q 2l डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बना देता है, डायपोल मोमेंट। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास -q + q में से किसी भी एक चार्ज का परिमाण और उसके साथ उसकी दूरी का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, वो देगा मुझे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि ये बेसिकली अगर बात की जाए तो इसके डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा, है ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, -q से +q। अब अगर मैं बात करूँ कि मैं इस द्विध्रुव आघूर्ण को थीटा के अबाउट ब्रेक करूंगा, तो यह रहेगी डायरेक्शन एक p cos थीटा, और एक जिसके अबाउट ब्रेक करते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, p sin थीटा। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल। तो अब ये समझ आ गया कि मैंने क्या किया, डायपोल मोमेंट को ही कैलकुलेट करने, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए मैंने डायपोल मोमेंट को ही ब्रेक कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का मेथड यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या था, अक्षीय था, कोई दिक्कत नहीं है, दूरी पता करो, फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला होता था 1/4πε0 q/r², तो वहाँ पे तो बहुत सिंपली कैलकुलेट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे दूरी हमारे पास डिफाइन नहीं कर सकते, इस दूरी को डिफाइन करने के लिए ना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो रहेगा। तो वो दूरी डिफाइन ना करने की वजह से मैंने क्या किया, आप डिस्टेंस पता नहीं कर सकते ना तो +q से ना -q से, क्योंकि हमें r ही तो पता है। अगर मैं बोलूँ ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो जिससे आप निकाल पाओ, ना तो यहाँ पे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ना बनने की वजह से आप इसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो इसको निकालने का मेथड ये है कि आप क्या करो, -q से +q पे जो डायपोल मोमेंट होगा, उसी डायपोल मोमेंट को पहले थीटा के अबाउट ब्रेक कर दो और एक बार उसके परपेंडिकुलर ब्रेक कर दो। अब कैलकुलेशन होगी कैसे, वो समझने की कोशिश करें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम देखेंगे हमारे बेसिक रूल्स। जैसे अगर इसकी कैलकुलेशन करने के लिए मैंने जब p cos थीटा को यहाँ पे ब्रेक किया है, तो ये भी एक क्या हो गया, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट हमेशा डायपोल की डायरेक्शन में होता है, यानी कि अगर यहाँ पे डायपोल मोमेंट है तो यहाँ पर एक डायपोल तो होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी डायपोल बना लिया।
जो ओ से उतनी ही दूरी पर होगा एक प्लस चार्ज और माइनस चार्ज उतनी नीचे दूरी पर होगा। तो मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी डायपोल बना लिया। अब यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एक डायपोल होना चाहिए। तो मैंने भी यहाँ पे क्या किया, एक डायपोल को फॉर्म कर लिया जिससे कि डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जा सके। तो मैंने यहाँ पर कितने बना लिए, 2 इमेजिनरी डायपोल को फॉर्म कर लिया। ये खुद से मान्य है। रीजन ये क्योंकि डायपोल मोमेंट वहां होगा जहां पे डायपोल एग्जिस्ट करता हो। देखो यहाँ पे डायपोल मोमेंट था तो डायपोल भी है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट है तो डायपोल भी तो होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे डायपोल मोमेंट है तो डायपोल भी होना चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से इमेजिन किया उनको कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, मैंने मान लिया ये एक डायपोल है ए बी, ये डायपोल है A1 B1, ये एक डायपोल है A2 और B2। ठीक है, और ये क्या था, O पॉइंट। ध्यान रखना ये O पॉइंट है। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए 2 इमेजिनरी डायपोल मिल चुके हैं, A1 B1 और A2 B2, और ओरिजिनल डायपोल क्या था, AB। ठीक है, अब मैं बात करूं ये जो R पॉइंट है वो इस डायपोल के अक्षीय स्थिति में पहुंच गया ना। देखो इस A1 B1 डायपोल के अक्षीय स्थिति में पहुंच गया बिंदु R। ठीक है, अक्षीय स्थिति में बिंदु R पहुंच चुका है। जबकि अगर बात करूं बिंदु R A2 B2 के कैसी डायरेक्शन में पहुंच गया, A2 B2 तो ये है और ये लाइन इसके कैसी थी, परपेंडिकुलर, तो ये पहुंच गया इसकी निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो ये बिंदु R पहुंच चुका है इसके निरक्षीय स्थिति में और A1 B1 के हो गया अक्षीय स्थिति में। अब कैलकुलेशन करनी है तो पहले उसके लिए हमें उसकी डायरेक्शन पता होना चाहिए। देखो अगर मैं बात करूं ये एक डायपोल है, इसके लिए बिंदु R है। आपको मैंने बताया था कि डायपोल की जो डायरेक्शन होगी, देखो डायपोल की डायरेक्शन की अगर बात करूं तो ये ऊपर जा रहा था, देखो ये बन रही डायरेक्शन, ये नीचे जा रहा है। तो जब ऊपर जा रहा है मतलब डायपोल की डायरेक्शन ये होगी तो माइनस ही रहा होगा, प्लस ही रहा होगा। और मैंने आपको बताया था अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अलोंग होती है। डायपोल मोमेंटम कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ जाएगा, ऊपर। यानी कि मेरे पास आ गया ये E A1 B1 की वजह से। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। एक डायपोल यहाँ पर जा रहा है, इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूँ निरक्षीय स्थिति के केस में हमने पता किया था कि डायपोल की जो भी डायरेक्शन होगी उसी के समांतर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि ये नीचे आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, ऊपर, अपोजिट। देखो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, लेकिन दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। तो इनका रिजल्टेंट और बना लेते हैं, यानी इनका परिणामी। तो कुछ इस तरह से बनाएगा वो, यानी कि ये हो गया परिणामी और ये हो गया A2 B2। ठीक है, ये केस बहुत अच्छे से समझना चाहिए। सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही माना जाता है, जबकि सबसे सिंपल यही है। ठीक है, करना क्या था, डायपोल मोमेंट था, उसके 2 कंपोनेंट ब्रेक किए। कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद मैंने एक P cos थीटा ले लिया, एक P sin थीटा ले लिया। P cos थीटा डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में हमेशा एक डायपोल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसे डायपोल को बना लिया, यहीं द्विध्रुव को बना लिया। अब डायपोल यहाँ बन गया, ये भी एक डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे भी एक डायपोल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे भी एक द्विध्रुव को बना लिया। तो मेरे पास एक द्विध्रुव तो ये आ गया, एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया। तो मेरे पास कुल मिला के 2 इमेजिनरी द्विध्रुव हो गए, 2 इमेजिनरी और एक रियल। लेकिन अब अगर मैं देखूं तो A1 B1 के रेस्पेक्ट में, A1 B1 द्विध्रुव के रेस्पेक्ट में पॉइंट R अक्षीय स्थिति में है और A2 B2 के रेस्पेक्ट में ये निरक्षीय स्थिति में। देखो ये इसके परपेंडिकुलर जा रहा है। और सेकंड केस क्या था, जब कोई बिंदु किसी भी डायपोल के वर्टिकल पॉइंट पर प्रेजेंट हो। तो कौन सी स्थिति आ गई है, ये आ गई आपकी निरक्षीय स्थिति। अब अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के अनुसार मैंने क्या किया, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी है, तो वहां से आपको वो डायरेक्शन मिल गई। अब यहाँ पे लगाना है इनका डायरेक्ट फॉर्मूला। तो अक्षीय स्थिति के लिए आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी, सॉरी वैल्यू होती थी 1/4πε0। के मैंने मान लिया एयर में रखा होगा, तो क्या बचेगा, हम अक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला याद करो, आता था 2p, 2 और p की वैल्यू कितनी है, p cos थीटा। तो 2p cos थीटा अपॉन r²। तो डिस्टेंस तो अभी भी देखो यहाँ से कितनी ले रहे हैं हम, r, सेंटर से तो डिस्टेंस लेते थे हम, अक्षीय स्थिति हो या निरक्षीय स्थिति हो, मैंने दोनों केस में सेंटर से दूरी ली थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, r², r क्यू आता है, स्क्वायर नहीं आता, हाँ तो क्यू आता है। बात समझ आ गई, ये आ गई एक इक्वेशन। अब बात कर लेते हैं निरक्षीय स्थिति की। जब निरक्षीय स्थिति की बात करोगे तो A2 B2 इक्वल्स टू 1/4πε0। अब अक्षीय स्थिति का हो गया, निरक्षीय स्थिति में आपको फॉर्मूला मिला था 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब। P मतलब P sin थीटा अपॉन
आर क्यू, ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। देखो हमारे पास ये रिजल्टेंट तो है नहीं, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? रिजल्टेंट के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, आपको शायद पता भी होगा कि अगर आप जब दो वेक्टर का सम करते हो तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो ये वाला फॉर्मूला आपने अगर पढ़ा होगा तो अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक ए और एक बी, तो आपके पास हमेशा जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा ए और बी का स्क्वायर रूट पे बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यही यहाँ पे लगा दिया। जब मैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालूंगा तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालते वक्त आप ई बराबर क्या लिखोगे? ई बराबर लिखोगे आप परिणामी वैद्युत क्षेत्र के लिए अंडर रूट में ई A1 B1 का स्क्वायर प्लस ई A2 B2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। पुट करोगे तो वो आएगा 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन आर क्यू का स्क्वायर प्लस, फिर प्लस के बाद किसके बारे में लिखेंगे? हम लिखेंगे ई A2 B2 के बारे में, तो 1/4πε0 p साइन थीटा अपॉन आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो कॉमन क्या रहेगा, जब आप देख रहे हो 1/4πε0 दोनों में क्या है कॉमन, आर क्यू कॉमन, पी कॉमन, तो इनको कॉमन ले लो और स्क्वायर हो रहे हैं तो अंडर रूट से बाहर निकलती है उनकी स्क्वायर भी खत्म हो रहेंगे। तो 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यू, रूट से बाहर स्क्वायर होने की वजह से रूट हट जाएगा और क्या बचेगा, ये स्क्वायर खोल दो इसका तो आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे सब कुछ कॉमन आ चुका है, ये कॉमन आ गया, पी कॉमन आ गया, आर क्यू कॉमन आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ से सब कुछ कॉमन निकल गया, बस 2 cos थीटा बचा। तो मैंने 2 cos थीटा का स्क्वायर किया तो क्या आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो एक चीज़ ये कि अगर मैं 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यू को कैलकुलेट करता हूँ और इसको ऐसे लिख दूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 1 4, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। तो अब ये आंसर क्या आएगा? देखो आंसर हो गया आपके पास E इक्वल्स टू 1/4πε0 p अपॉन आर क्यू अंडर द रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 कहाँ से मिल गया? ये मिल गया आपको 1 इस वजह से, क्योंकि आपने क्या किया था वहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को ऐड कर दिया था और ये पूरा एयर में मान चल रहा, तो k की वैल्यू क्या हो रहेगी 1 हो रहेगी। हो गया खत्म, बस इतना ही कैलकुलेट करना था आपको। और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करूँ तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप निकाल सकते हो। मान लो कि वो A1 B1 डायरेक्शन के साथ फाई एंगल बना रहा है, तो इस फाई को कैलकुलेट कर लो। ये इसके पैरेलल यहाँ पे माना रहेगा, ये वाला यहाँ पर आ गया, यानी कि अगर आप इन दोनों का रेशियो निकाल देते हो तो क्या मिल जाएगा? एंगल मिल जाएगा। तो आपको अगर एंगल निकालना हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी वेक्टर के साथ किस डायरेक्शन में होगी, तो फाई tan फाई इक्वल्स टू क्या होगा? देखो आप निकालो tan फाई बराबर कैसे निकल गया। ये अगर मैं इसको पैरेलल लेकर आ रहा हूँ तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और एंगल के नीचे वाला बेस। तो क्या लिखेंगे A2 B2 अपॉन A1 B1। देखो A2 B2 अपॉन A1 B1, तो tan फाई बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, तो क्या आएगा लंब बटे आधार, यानी कि E A2 B2 अपॉन E A1 B1। तो E A2 B2 की वैल्यू क्या थी 1/4πε0 इंटू P साइन थीटा अपॉन आर क्यू, और इसकी वैल्यू की बात करूँ तो 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन आर क्यू। ठीक है, ये कैंसिल आउट कर देगा और आर क्यू कैंसिल आउट कर देगा, तो क्या बचेगा p भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? ये बचेगा 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। तो tan फाई बराबर आ गया आपके पास 1/2 tan थीटा, फाई की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। हो गया कैलकुलेट, ये आ गया एंगल। एंगल हमें यह बताता है कि वो हमारे पास या तो इलेक्ट्रिक फील्ड A1 B1 की डायरेक्शन से या फिर A2 B2 की डायरेक्शन से कितनी दूरी पर होगा। तो आप बस डायरेक्शन निकाल लो, डायरेक्शन से आप बता सकते हो उसकी परिणामी क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ होगी। और ये आपका टॉपिक यहीं पे होता है ख़त्म। अब बस इस चैप्टर में 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक और बचता है, फिर आपका चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक का आप वापस से करें और कोई भी डाउट आता है आप मुझे वापस पूछ लें, लेकिन अच्छे से पढ़ें और इसका 1-2 बार रिवीजन भी करें। ठीक है, धन्यवाद।